तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, कंप्यूटर के विकास की कहानी जो किसी जादू से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन से शुरुआत हुई जो एक पूरे कमरे में समाती थी, और आज वही ताकत हमारी जेब में है। एक तरफ वो जमाना था जब कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि उन्हें चलाने के लिए खास ट्रेनिंग और एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां हमारे हाथ में जो डिवाइस है वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, इस्तेमाल में बेहद आसान है और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है ना कमाल की छलांग। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वो कौन सा करिश्मा था जिसने इतने बड़े दिमाग को इतना छोटा और इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से। यही वो दौर था जब कंप्यूटर का आकार छोटा करने की दिशा में पहली बड़ी कामयाबी मिली। इस पूरी क्रांति का हीरो था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम सब बस आईसी के नाम से जानते हैं। ये दरअसल एक छोटी सी सिलिकॉन चिप थी जिस पर हजारों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स एक साथ फिट कर दिए गए। बस इसी एक आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और कहीं ज्यादा तेज बनाने का रास्ता खोल दिया। और हाँ, इस कमाल के आविष्कार के पीछे दो जीनियस थे, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइज। 1958 में इनके काम ने ही उस टेक्नोलॉजी की नींव रखी जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया को बदलने वाली थी। तो चलिए इस दौर के बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। 1958 में आईसी का आविष्कार हुआ, और 1964 आते आते ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जान बन चुका था। इसी दशक में टाइम शेयरिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी आई, जिससे एक ही मशीन पर कई लोग एक साथ काम कर सकते थे। इस पीढ़ी में सिर्फ साइज ही छोटा नहीं हुआ, बहुत कुछ बदला। पहली बात तो ये कि स्पीड नैनो सेकंड में नापी जाने लगी। इनपुट के लिए पंच कार्ड्स की जगह कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल आम हो गया, और पैस्कल और बेसिक जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं भी इसी दौर में पॉपुलर हुईं। अच्छा, तो कंप्यूटर छोटे हो गए, तेज हो गए, लेकिन वो अब भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थे। तो फिर अगला सवाल ये था कि वो हर घर और हर ऑफिस के डेस्क तक कैसे पहुंचे। और बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है चौथी पीढ़ी में। ये वो दौर था जिसने पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के आइडिया को हकीकत में बदल दिया। इस पीढ़ी का असली गेम चेंजर था माइक्रो प्रोसेसर। जरा सोचिए, पूरा का पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंप्यूटर का दिमाग, बस एक छोटी सी चिप पर। 1971 में M.E. हॉफ का ये आविष्कार ही पर्सनल कंप्यूटर क्रांति की असली शुरुआत थी। इस दौर की टाइमलाइन तो वाकई कमाल की है। 1971 में माइक्रो प्रोसेसर आया, और 1981 तक तो IBM ने अपना पहला पीसी लॉन्च कर दिया, जिसने कंप्यूटिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चौथी पीढ़ी ने ही कंप्यूटर को सच में हमारे काम का बनाया। VLSI जैसी टेक्नोलॉजी आई, जिसका मतलब था एक चिप पर हजारों कंपोनेंट्स। फिर आया GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बस इसी की वजह से माउस का इस्तेमाल शुरू हुआ और कंप्यूटर चलाना आसान हो गया। और हाँ, पहली बार कंप्यूटर LAN के जरिए एक दूसरे से जुड़ने भी लगे। तो ठीक है, कंप्यूटर अब हर डेस्क पर थे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगला सवाल था, इन मशीनों को और ज्यादा स्मार्ट कैसे बनाया जाए, और इन्हें एक दूसरे से, पूरी दुनिया से कैसे जोड़ा जाए। और ये सवाल हमें ले आता है आज के दौर में, पांचवी पीढ़ी। ये वो दौर है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ने डिफाइन किया है। इस पीढ़ी की ताकत का राज है ULSI टेक्नोलॉजी, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आसान भाषा में कहें तो एक ही चिप पर करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक हिस्से। हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप की सारी पावर यहीं से तो आती है, और यहीं से आज की कंप्यूटिंग दुनिया की शुरुआत होती है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ने हमें आपस में जोड़ दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI मशीनों को सीखने और फैसले लेने की ताकत दे रहा है। हम स्पीच रिकॉग्निशन की वजह से कंप्यूटर से बात कर पा रहे हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग उन्हें एक साथ कई काम करने में मदद करती है, जिससे वो सुपर फास्ट हो गए हैं। तो अभी तक हम समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। अब जरा रुककर ये देखते हैं कि आज की तारीख में साइज और पावर के हिसाब से कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 मेन टाइप हैं। सबसे ऊपर आते हैं सुपर कंप्यूटर, सबसे बड़े और सबसे तेज, जो मौसम की भविष्यवाणी जैसे मुश्किल काम करते हैं। फिर आते हैं मेन फ्रेम, जिन्हें बैंक और बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इनसे थोड़े छोटे होते हैं मिनी कंप्यूटर,
और आखिर में आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, यानी हमारे अपने पीसी और लैपटॉप। वैसे सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया में कुछ नाम बहुत बड़े हैं। सेमूर क्रे को इसका जनक ही कहा जाता है। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी सीडैक के जरिए परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। तो ये हैं वो 4 मेन टाइप के कंप्यूटर। ये हमें दिखाते हैं कि हर काम के लिए एक अलग तरह की मशीन बनी है, चाहे वो एक विशाल सुपर कंप्यूटर हो या हमारे हाथ में रखा एक छोटा सा डिवाइस। अच्छा, हमने पास्ट देख लिया, प्रेजेंट देख लिया, लेकिन अब आगे क्या? कंप्यूटिंग का भविष्य कैसा होने वाला है? भविष्य की टेक्नोलॉजी तो सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाली है। बात हो रही है नैनो कंप्यूटर की, जो एटम के लेवल पर काम करेंगे। फिर आते हैं क्वांटम कंप्यूटर, जो ऐसी मुश्किल समस्याओं को सुलझा सकते हैं जो आज नामुमकिन लगती हैं। और तो और डीएनए कंप्यूटर की भी बात चल रही है, जो डेटा स्टोर करने के लिए बायोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो पक्की है, जिस सफर की शुरुआत एक पूरे कमरे जितनी बड़ी मशीन से हुई थी, वो अभी रुका नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा लगातार जारी है। तो चलिए आज करते हैं कंप्यूटर का एकदम पूरा पोस्टमार्टम। मेरा मतलब है इसके बॉडी, सोल और ब्रेन्स, हर एक हिस्से को ना खोलकर समझेंगे कि भाई आखिर ये काम करता कैसे है। और नहीं, ये सिर्फ कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये नाम है भारत के पहले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का। और पता है, हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बस यहीं से होती है। देखिए, इंडिया की जो सुपर कंप्यूटिंग जर्नी है ना, वो बहुत ही कमाल की रही है। शुरुआत हुई थी 1980 में फ्लोसॉल्वर से, लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था 1991 का परम 8000। इसको बनाया था सीडैक ने। और उसके बाद तो क्या कहने, ये सफर परम पद्मा और युवा 2 के साथ बस रफ्तार पकड़ता ही चला गया। लेकिन सबसे मजे की बात पता है क्या है? चाहे वो अरबों कैलकुलेशन करने वाला सुपर कंप्यूटर हो या फिर हमारे आपके घर में रखा हुआ एक नॉर्मल सा पीसी, दोनों के दोनों न एक ही बेसिक आइडिया पर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो आइडिया है क्या? वो आइडिया है शरीर और आत्मा का। देखिए, किसी भी कंप्यूटर के बस 2 ही मेन हिस्से होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर का शरीर, वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, यानी उसकी आत्मा, वो इंस्ट्रक्शंस जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वही इस शरीर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। तो हार्डवेयर क्या है? बहुत सिंपल है। कंप्यूटर की बॉडी का हर वो हिस्सा जिसे फिजिकली टच किया जा सके। कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, अंदर का मदरबोर्ड, सब कुछ। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के हाथ, पैर और बाकी बॉडी पार्ट्स ही तो हैं। और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वो जादू है जिसे हम देख नहीं सकते। ये असल में कुछ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। सोचिए, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या है? सिर्फ एक बेजान डिब्बा। सही मायनों में यही तो कंप्यूटर की चेतना है, उसकी आत्मा है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन जब कीबोर्ड पर कोई बटन दबता है तो असल में अंदर होता क्या है? उस एक कमांड का पूरा सफर कैसा होता है? चलिए इसे देखते हैं। कोई भी कमांड हो, वो हमेशा इन 4 स्टेप से होकर गुजरता है। सबसे पहले स्टेप 1, इनपुट, मतलब जब हम कीबोर्ड या माउस से कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर आता है स्टेप 2, प्रोसेसिंग। यहां कंप्यूटर का ब्रेन यानी सीपीयू उस कमांड पर सोचना समझना शुरू करता है। इसके बाद स्टेप 3, स्टोरेज, जहां सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी में सेव होती है। और आखिर में स्टेप 4, आउटपुट, जब हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देता है। तो इनपुट देने के लिए ना कंप्यूटर के पास भी अपनी कुछ इंद्रियां होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। ये सब के सब इनपुट डिवाइस हैं। इनका काम बस इतना है कि ये बाहर की दुनिया से जानकारी उठाते हैं और कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो जैसे ही कमांड अंदर आया, वो सीधा पहुंचता है मास्टरमाइंड के पास, और वो है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही तो असली दिमाग है। सारे के सारे हिसाब किताब वाले, मतलब अरिथमेटिकल और लॉजिकल काम यही करता है। चाहे कुछ जोड़ना हो, घटाना हो या चीज़ों को कंपेयर करना हो, सारा हेवी लिफ्टिंग वाला काम यहीं पर होता है। यही तो है जो डेटा को एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। लेकिन एक मिनट, सीपीयू के सोचने से पहले उस डेटा को कहीं पर बैठना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं? बस यहीं पर एंट्री होती है मेमोरी की। मेमोरी वो जगह है जहां डेटा प्रोसेसिंग से पहले और बाद में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। अब मजे की बात यह है कि कंप्यूटर की मेमोरी भी काफी हद तक इंसानों जैसी ही है, मतलब कई तरह की होती है। सबसे तेज होती है रजिस्टर मेमोरी,
इसे सीपीयू की अपनी वर्किंग डेस्क समझ लीजिए। फिर आती है कैश मेमोरी। ये बिल्कुल हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी है। इसके बाद है हैम, जो हमारे उन ख्यालों की तरह है जो अभी दिमाग में चल रहे हैं। और आखिर में हार्ड डिस्क, वो तो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहां सब कुछ परमानेंटली स्टोर हो जाता है। और यहां देखिए स्पीड का फर्क कितना जबरदस्त है। रजिस्टर मेमोरी तो एकदम रॉकेट की स्पीड से भागती है, जबकि हार्ड डिस्क उसके मुकाबले में काफी धीमी है। और इसका एक कारण है, सीपीयू हमेशा सबसे तेज मेमोरी से डेटा उठाता है ताकि कोई भी काम बस फटाफट हो जाए। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो मेमोरी को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है प्राइमरी मेमोरी, जैसे कि रैम। ये फास्ट तो बहुत है लेकिन टेम्पररी है, मतलब सीधा सा पावर गई तो डेटा भी गया। और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। ये थोड़ी स्लो है लेकिन परमानेंट है, मतलब कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा को एकदम संभाल कर रखती है। ठीक है, तो सीपीयू ने सोच विचार कर लिया, मेमोरी ने जानकारी को स्टोर कर लिया। अब आगे क्या? अब टाइम है उस पूरी प्रोसेसिंग का रिजल्ट दिखाने का। जी हां, बिल्कुल। अब है शो टाइम, यानी आउटपुट का समय। भाई, जो भी प्रोसेसिंग हुई है उसे दुनिया को दिखाना तो पड़ेगा ना। और इस काम के लिए कंप्यूटर के पास होते हैं आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर को उसका चेहरा समझ लीजिए, प्रिंटर कागज पर रिजल्ट निकाल कर देता है, और स्पीकर वो तो उसकी आवाज है। ये सारे डिवाइस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को एक ऐसे रूप में पेश करते हैं जिसे हम आसानी से समझ सकें। तो ये है वो पूरा का पूरा साइकिल। कीबोर्ड से इनपुट गया, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, मेमोरी और हार्ड डिस्क में वो स्टोर हुआ, और आखिर में मॉनिटर ने हमें आउटपुट दिखा दिया। हर एक क्लिक के पीछे, हर एक की प्रेस के पीछे असल में यही कहानी चल रही होती है। तो अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो एक कंप्यूटर आखिर है क्या? ये बस एक शरीर वाला सुपर फास्ट दिमाग ही तो है जो दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मानता है ना? सिंपल। और याद है हमने कहां से शुरू किया था? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर फ्लॉसोवर्स से। तो वहां से लेकर हमारी जेब में रखे फोन तक, हर जगह ये शरीर और आत्मा यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पार्टनरशिप ही है जो इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को चला रही है। एक आखिरी बात, इंसानी दिमाग में होती है चेतना, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर मशीन की आत्मा है तो जरा सोचिए, भविष्य में ये आत्मा कैसी दिखेगी, ये क्या रूप लेगी? बस इसी एक सवाल के साथ आज का ये पूरा विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के अंदर झांकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते डिजिटल जीव की तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्या ख्याल है? इसके शरीर, इसकी याददाश्त और इसके दिमाग, सबकी पड़ताल करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक मशीन सोचती कैसे है? ये कोई जादू टोना है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही कमाल की साइंटिफिक प्रक्रिया है, और आज हम इसी के हर एक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए हमारे इस डिजिटल दोस्त की बनावट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसका शरीर, जिसे हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। सोचिए कि ये सिस्टम यूनिट एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये वो मेन हार्डवेयर बॉक्स है जिसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू और मेमोरी जैसे सारे नाजुक और जरूरी अंग, मतलब कंपोनेंट्स, महफूज रहते हैं। सही मायनों में यही इसकी पूरी बॉडी का ढांचा है। अच्छा, शरीर की बात तो हो गई, अब जरा इसकी याददाश्त पर आते हैं। हमारे इस डिजिटल दोस्त के पास भी ना दो तरह की मेमोरी होती है। एक वो जो कुछ देर के लिए रहती है, और दूसरी वो जो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। तो स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है रैम, जिसकी याददाश्त बिल्कुल कच्ची है, मतलब जैसे ही पावर बंद हुई सारा डेटा गायब। ये बस काम करने की जगह है। और दूसरी तरफ है रोम, इसकी याददाश्त एकदम पक्की है। यहाँ जो डेटा है वो हमेशा के लिए सेफ रहता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारी कुछ खास यादें होती हैं। रैम को थोड़ा और जानते हैं। ये बहुत ज्यादा तेज प्राइमरी मेमोरी है, और इसका नाम रैंडम एक्सेस इसलिए है क्योंकि इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा कहाँ रखा है। ये उसे उतनी ही तेजी से उठा लेती है। लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये अस्थायी है, मतलब वॉलेटाइल। और अब आते हैं रोम पर, जो कि स्थायी मेमोरी है। इसका सबसे बड़ा और जरूरी काम पता है क्या है? कंप्यूटर को नींद से जगाना। जी हाँ, इसके अंदर वो सारे निर्देश स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि ऑन होते ही क्या करना है। इसी को बूट प्रोग्राम कहते हैं। और बायोस प्रोग्राम, जो सारे हार्डवेयर को चेक करता है, वो भी इसी में रहता है। चलिए अब बात करते हैं इस डिजिटल बॉडी के कंकाल की। जी हाँ, मेरा मतलब है मदरबोर्ड। ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर यह पूरा डिजिटल जीव खड़ा होता है। इसे कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। और यह नाम बिल्कुल सही है क्योंकि कंप्यूटर का हर छोटा बड़ा हिस्सा आकर यहीं पर जुड़ता है।
यहीं से सब एक दूसरे से बात करते हैं। कह सकते हैं कि ये शरीर के नर्वस सिस्टम का एक सेंट्रल हब है। इसे एक तरह का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन समझिए। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू यहीं आकर लगता है। इसकी याददाश्त यानी रैम और रोम वो भी यहीं लगती हैं। और अगर बाद में कोई नया पार्ट जैसे साउंड कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड लगाना हो तो उसके लिए भी खास स्लॉट यहीं बने होते हैं। और अब बारी है हमारे इस डिजिटल दोस्त के सबसे जरूरी हिस्से की, इसके कमांड सेंटर की, यानी इसके दिमाग की। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और ये बिल्कुल सच है। यही वो हिस्सा है जो हर काम को कंट्रोल करता है, उस पर नजर रखता है और जो भी निर्देश मिलते हैं उनके हिसाब से डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब सारे बड़े फैसले यहीं पर लिए जाते हैं। लेकिन ये जो दिमाग है ना, ये अकेले काम नहीं करता। इसके अंदर एक पूरी सुपर टीम है जो बिजली की रफ्तार से काम को अंजाम देती है। चलिए मिलते हैं इस टीम से। टीम का पहला मेंबर है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। इसे कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। इसका काम है पूरे ऑपरेशन को डायरेक्ट करना। ये एक मैनेजर की तरह सबको बताता है कि किसे कब और क्या काम करना है। और टीम का दूसरा और बहुत ही अहम मेंबर है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये टीम का मैथ्स जीनियस है। कंप्यूटर के सारे जोड़ घटाव, गुणा भाग और हर तरह के लॉजिकल काम, जैसे दो चीजों की तुलना करना, वो सब यही करता है। सारी दिमागी कसरत इसी के जिम्मे है। तो ठीक है, अब हम शरीर के अंगों और दिमाग से तो मिल लिए, पर एक सवाल है, ये सब आपस में बात कैसे करते हैं? इनके बीच इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है? इसके लिए कंप्यूटर के अंदर पूरा एक हाईवे सिस्टम बना हुआ है। इस हाईवे को कहते हैं सिस्टम बस। ये असल में बहुत सारे तारों का एक गुच्छा है जो डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर के एक कोने से दूसरे कोने तक बहुत तेजी से ले जाता है। ये कंप्यूटर की अपनी अंदरूनी सुपर हाईवे है। और इस सुपर हाईवे पर 3 अलग-अलग लेन हैं। पहली है डेटा बस जो असली डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को लेके जाती है। दूसरी है एड्रेस बस जो ये बताती है कि इस डेटा को कहाँ जाना है या कहाँ से आना है, मतलब पता बताती है। और तीसरी है कंट्रोल बस जो ट्रैफिक पुलिस की तरह कमांड्स और सिग्नल भेजकर ये पक्का करती है कि सब कुछ सही तरीके से हो। तो चलिए पूरे सफर को एक नज़र में देखते हैं। स्टेप 1, कीबोर्ड या माउस से डेटा अंदर आता है। स्टेप 2, सिस्टम बस उस डेटा को अपने हाईवे पर दौड़ाकर सीपीयू यानी दिमाग तक ले जाती है। स्टेप 3, सीपीयू उस डेटा पर काम करता है, उसे प्रोसेस करता है। और फाइनली स्टेप 4, बस उस तैयार नतीजे को वापस हाईवे से मॉनिटर या प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस तक पहुंचा देती है। क्या शानदार टीम वर्क है। तो ये सब जानने के बाद सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या कंप्यूटर वाकई में सिर्फ एक मशीन है या ये एक डिजिटल जीव है जिसका अपना शरीर है, अपनी याददाश्त है और सोचने के लिए अपना एक दिमाग भी है? इस पर सोचिएगा जरूर।